जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास के एक महत्वपूर्ण बिंदु गुलाम वंश की चर्चा करेंगे। यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लास आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के अपने इस इंपॉर्टेंट सेशन की ओर। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ये गुलाम वंश का पहला शासक होता है। गुलाम वंश की स्थापना भी यही करता है। ये मोहम्मद गोरी का दास होता है। 1206 से 1210 तक ये दिल्ली सल्तनत पर शासन करता है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या दिया गया। देखिए, दास वंश, गुलाम वंश या फिर मामलुक वंश, इसको मतलब जो दास वंश है या गुलाम वंश है, इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसका संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 से 1210 तक शासन करता है। इसकी जाति ये तुर्क जनजाति से संबंधित है। इसकी राजधानी होती है लाहौर। लाहौर का मतलब जो दिल्ली सल्तनत है, इसकी प्रारंभिक राजधानी लाहौर होती है। इसकी उपाधि का मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक की महत्वपूर्ण उपाधियां थी पील बख्श, लाख बख्श, कुरान खां, हातिम द्विती, मलिक और सिपह सलार, है ना। ये सब इसकी उपाधि है। अब देखिए, काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी, है ना, ये अब्दुल अजीज कुकी ने सर्वप्रथम ऐबक को खरीदा था। ये अफगानिस्तान के गुलाम बाजार, निसापुर में होता है गुलाम बाजार, वहां से इसे खरीदा था। इसे धनुर्विद्या और घुड़सवारी की शिक्षा देती है। ऐबक कुरान पढ़ता था एवं कुरान याद कर ली, इसी कारण इसका नाम कुरान खां रखा गया। देखिए, कुरान खां क्यों रखा गया? क्योंकि ये कुरान को पढ़ते पढ़ते पूरा याद कर लेते हैं। ऐबक को मोहम्मद गोरी ने खरीदा। मोहम्मद गोरी ने उसे अमीर आखुर का पद दिया था। अमीर आखुर का मतलब होता है घुड़साला प्रमुख। इसके बाद आगे बढ़ते, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का सबसे भरोसेमंद था। इसी कारण से गोरी ने ऐबक को अपने भारतीय विजित प्रदेशों की कमान सौंपी थी। मतलब मोहम्मद गोरी के लिए सबसे भरोसेमंद व्यक्ति था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसीलिए ऐबक को इसने भारत में अपना उत्तराधिकारी बनाया था। ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। ऐबक ने दानशीलता के कारण लाख बख्श और पील बख्श मतलब हाथियों का दान देने वाला कहा जाता है। मतलब ये काफ़ी दान किया करता था, इसी कारण इसको लाख बख्श कहा गया। और साथ ही साथ हाथियों का दान देता था, इसीलिए इसे पील बख्श नाम दिया गया। हसन निज़ामी एवं फर्रुख शेर ऐबक के दरबार में विद्वान थे। ये भी क्वेश्चन कई बार बना है पेपर में कि हसन निज़ामी किसके दरबार में रहा करता था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में। ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था। ऐबक ने दिल्ली में कुबतुल इस्लाम मस्जिद का भी निर्माण करवाया। तो देखिए, कुबतुल इस्लाम मस्जिद ये भी आपको याद रखना है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में बनवाया और कुतुब मीनार का निर्माण भी ये प्रारंभ करता है। आगे दिए, ऐबक के सेना नायक बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। तो देखिए, ये चीज़ जरूर याद रखिएगा, बख्तियार खिलजी ये क्या कौन था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। इसी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। इसने केवल मलिक और सिपह सलार की पदवियों से ही अपने को संतुष्ट रखा था। ये भी क्वेश्चन बनता है कई बार कि कौन सा दिल्ली सल्तनत का ऐसा सुल्तान था जिसने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ये मलिक और सिपह सलार इन उपाधियों से शासन किया करता था। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पर दिया दोस्तों, गौरी अधिकारी, देखिए गोरी के अधिकारी गयासुद्दीन महमूद से मुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद 1208 ईस्वी में ऐबक को दास्ता से मुक्ति मिलती। मतलब जो गौरी है इसका अधिकारी होता है गयासुद्दीन महमूद। तो गयासुद्दीन महमूद ने इसको दास्ता से मुक्ति पत्र दिया था। इसके बाद ये दास से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, अगर आप पीसीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना ना भूलिएगा दोस्तों। एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेस करते हैं और वहाँ पर कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि इसे लाख बख्श, ये तो हम लोगों ने पीछे देख लिया, मतलब लाखों का दान करने वाला के नाम से पुकारा गया। ऐबक ने दिल्ली में कुबतुल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़ा का निर्माण करवाया था। देखिए, ये 2.5 दिन का झोपड़ा ये कहाँ पर है? ये अजमेर में है, इसे याद रखना है। यहीं पर 2.5 दिन का उर्स का मतलब मेला भी लगता है। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया था, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था।
इसके बाद देखिए ये जो पूरा होता है, एक बार कुतुब मीनार पे क्या होती है, बिजली गिर जाती है ना, जिसकी वजह से काफ़ी हानि हो जाती है इसकी, है ना। यहाँ पे दिया है फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल पर काफ़ी हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज ने चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का निर्माण करवाया था। तो ये भी आपको याद रखना है। देखिए कुतुब मीनार, इसकी निर्माण का प्रारंभ कौन करता है, निर्माण का प्रारंभ करता है कुतुबुद्दीन ऐबक। इल्तुतमिश उसे पूरा करवाता है और चौथी मंजिल पर हानि होती है बिजली गिरने से, जिससे फिरोज शाह तुगलक क्या करता है कि उसके स्थान पर एक मंजिल जो चौथा है उसको तो रिपेयर कराता ही कराता है, एक मंजिल और मतलब 5वीं मंजिल तक उसे बनवा देता है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के मृत्यु की बात करेंगे तो सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान, चौगान मतलब होता है पोलो, है ना। पोलो खेलते समय क्या होता है, जिसे यहाँ पे लिखा है कि आधुनिक पोलो, है ना, कि भांति एक खेल है, खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण 1210 ईस्वी में हो जाती है। अब इसे लाहौर में दफनाया गया है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु आपने पीछे समझ लिया। अब इसका उत्तराधिकारी होते हैं आराम शाह। आराम शाह 1210 में शासक बनता है, कुछ महीनों तक इसका शासन चलता है। यहाँ पर दिया ऐबक की मृत्यु के पश्चात लाहौर में शासक बनता है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि आराम शाह ऐबक का पुत्र था। वहीं मिनहाज के अनुसार ऐबक की केवल 3 पुत्रियां थी, कोई भी पुत्र नहीं था। मतलब कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ऐबक का पुत्र है, लेकिन मिनहाज इसके अनुसार क्या है कि इसका कोई पुत्र नहीं था। अबुल फजल के अनुसार आराम शाह ऐबक का भाई था। देखिए यहाँ पे कोई स्पष्ट नहीं है, मतलब सबके अपने अपने मत हैं। आराम शाह का शासनकाल केवल 8 माह का रहा। इल्तुतमिश ने आराम शाह को हरा दिया, मतलब इल्तुतमिश और आराम शाह दोनों में युद्ध होता है, आराम शाह हार जाते हैं और इल्तुतमिश की विजय होती है। आराम शाह के 2 मुख्य तुर्क सेनानी अकसुनकर एवं फरुख शाह युद्ध में मारे गए। आराम शाह को लाहौर के सरदारों का समर्थन प्राप्त था, वहीं इल्तुतमिश को दिल्ली के सरदारों का। देखिए इल्तुतमिश और आराम शाह का जब युद्ध होता है तो लाहौर के जितने सरदार हैं ये आराम शाह का पक्ष रखते हैं, और जो दिल्ली के सुल्तान सरदार होते हैं ये इल्तुतमिश का पक्ष रखते हैं। आराम शाह हार जाता है। इसके बाद इल्तुतमिश का शासन शुरू होता है। इल्तुतमिश को अलमस्त के नाम से भी जाना जाता था, है ना, अल्तमस के नाम से। ये 1211 से 1236 तक इसका शासन चलता है। अब देखिए यहाँ पे ये इल्बरी जनजाति का है, इससे पीछे वो दोनों तुर्क जनजाति के थे, मतलब ये इल्बरी तुर्क है। इसके पिता का नाम था इलम खां, है ना। इसका संस्थापक देखिए शमसी वंश की स्थापना करता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और शमसी वंश का जो अंतिम शासक है नासिरुद्दीन महमूद होता है। इसकी उपाधि सुल्तान सईद, मतलब भाग्यशाली सुल्तान, है ना, मिनहाज ने इसे कहा था। सुल्तान आजम नासिर अमीर उल मोमिन, मतलब खलीफा ने इसे यह उपाधि दी थी। गुलामों का गुलाम, मकबरों का पितामह, ये सब इसके नाम रखे जाते हैं। अभिलेखों में ईश्वर की भूमि का संरक्षक कहा गया है इसे। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली का पहला सुल्तान है इल्तुतमिश, है ना। इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। उसने सुल्तान की पद मतलब धारण किया। देखिए यहाँ पे जो सुल्तान के पद की स्वीकृति गुर के किसी शासक से नहीं अपितु खलीफा से प्राप्त की, मतलब ये सीधा खलीफा से सुल्तान का मतलब तमगा प्राप्त करता है। खलीफा ने इल्तुतमिश के शासन की पुष्टि उसके सारे क्षेत्रों में कर दी जो उसने विजित किया था, और उसे सुल्तान आजम की उपाधि प्रदान कर दिया। गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। इल्तुतमिश इल्बरी जनजाति का तुर्क था। सुल्तान बनने से पहले बदायूं का सूबेदार था। तो ये भी क्वेश्चन कई बार बनता है कि सुल्तान बनने से पहले कहाँ का सूबेदार था, मतलब कहाँ इसका शासन था, तो बदायूं में था। 1205 से 6 ईस्वी में ख्योकर जाति के विद्रोह को दबाने के लिए गए अभियान में वो मोहम्मद गोरी और ऐबक के साथ था। मतलब ख्योकर विद्रोह को दबाने के लिए गोरी और ऐबक के साथ यह जाता है। युद्ध में उसने अपने साहस और कौशल का परिचय दिया, जिससे प्रभावित होकर गोरी ने ऐबक को उसकी दास्ता से मुक्त करने का आदेश दिया था, है ना। अच्छा, यहाँ पे ऐबक के बारे में यहाँ पे चीज़ें बताई जा रही। ये आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट, इल्तुतमिश ऐबक का दामाद एवं बदायूं का गवर्नर। देखिए इल्तुतमिश जो है ना ऐबक का दामाद था, ये भी आपको याद रखना है। इल्तुतमिश को अमीर शिकार पद दिया गया था। इल्तुतमिश भारत में तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को बनवाकर पूरा किया था। इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था की शुरुआत की। देखिए इक्ता प्रणाली क्या है, इक्ता व्यवस्था क्या है, इसमें जो क्षेत्र होता था ना, जैसे मान के चलिए एक शहर है ना, इसको कई छोटे छोटे टुकड़े में ऐसे बांट दिया जाएगा और हर टुकड़े को एक विशेष व्यक्ति को दिया जाएगा और उसे इक्तेदार कहा जाएगा। इक्तेदार यहाँ की देखरेख करेगा, टैक्स वसूलेगा, है ना, राजा तक पहुँचाएगा, है ना। इल्तुतमिश ने ही भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। सल्तनत युग के 2 महत्वपूर्ण सिक्के थे। चांदी का जो सिक्का था इसे टका कहा जाता था और तांबे के सिक्के को जीतल कहा जाता था। ये इल्तुतमिश ने चलवाया था। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा भी शुरू की गई। इल्तुतमिश ने सभी शहरों में काजी और अमीरदाद नामक अधिकारी नियुक्त की, मतलब जितने भी शहर थे वहाँ पे काजी की नियुक्ति की गई। इल्तुतमिश के कुछ अभियान दिए, है ना। देखिए 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश द्वारा रणथंभौर जीता जाता है। 70 शासक इस पर विजय पाने में असफल रहे थे। रणथंभौर का जो किला है इससे 70 शासक नहीं जीत पाते हैं, इल्तुतमिश इसे जीत लेते हैं। 1227 में शिवालिक की पहाड़ियों में स्थित मंडावर जीत लेते हैं, है ना।
1232 में ग्वालियर की पुनः विजय परिहार शासक मंगलदेव को पराजित करके कर लेता है ये, है ना। 1236 में इल्तुतमिश का अंतिम अभियान उत्तर पश्चिम बामियान पर हुआ है और 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु से पहले इल्तुतमिश रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता है। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या होता है कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 में शासक बन जाता है। इल्तुतमिश एवं खुंदाबंदी जहां शाह तुर्का या शाह तुर्कान की संतान, देखिए इल्तुतमिश का पुत्र होता है और इसकी माता कौन होती है, शाह तुर्कान की संतान होता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह, उसका दूसरा पुत्र था। इल्तुतमिश का ज्येष्ठ पुत्र नासिरुद्दीन महमूद उसके सब बच्चों में सर्वाधिक योग्य था, परंतु 1229 ईस्वी में उसका असमय निधन हो जाता है। इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी रजिया को बनाया था। देखिए यहाँ पे मैंने पहले ही आपको बता दिया, परंतु प्रांतीय सूबेदार और शाह तुर्कान ने षड्यंत्र कर रुकनुद्दीन को शासक बनवा दिया। उसे शासक बनाने में मुख्य भूमिका प्रांतीय सूबेदारों की थी। शाह तुर्कान एक तुर्क दासी थी, है ना। वह दिल्ली सल्तनत की पहली महिला थी जिसने शासन को नियंत्रित करने का प्रयास किया, है ना। लेकिन आगे यहाँ पे बताया जा रहा है मिनहाज के अनुसार फिरोज शाह को नशे की हालत में हाथी पर चढ़कर टंके लुटाता था। देखिए मिनहाज ने बता रहा है कि जो फिरोज शाह है ये नशे की हालत में हाथी पे चढ़ता था और टके लुटाने का काम करता था। इसीलिए फिर क्या होता है, कुछ समय बाद इसको शासन से हटा दिया जाता है और रजिया सुल्तान शासिका बनती है। 1236 से लेकर 1240 तक रजिया सुल्तान का समय होता है। ये दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका होती, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है कि दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका कौन है, रजिया सुल्तान। इसका जन्म 1205 बदायूं में होता है, याद रखना है ना। इसकी उपाधि उद्मत उल निश्वा इसकी उपाधि होती है। पूरा नाम था जलालात उद्दीन रजिया, है ना। संस्कृत शिलालेखों में इसे जलाल दिन कहा गया है ना। फिर आगे यहाँ पे रजिया दिल्ली सल्तनत की पहली एवं आखिरी मुस्लिम महिला शासिका थी। इसका जिक्र हम लोगों ने पहले ही कर रखा है। इनके माता का नाम तुर्कमान खातून या फिर कुतुब बेगम था, है ना। इसने सिक्के चलाए थे। सुल्तान रजियत अल दुनिया वाल दिन बिन्त अल सुल्तान के रूप में इसने सिक्के डाले जाते हैं। देखिए आगे दिया, रजिया ने ख्वाजा मुहाजुबुद्दीन को निजामुल मुल्क की उपाधि के साथ वजीर नियुक्त किया था और मलिक सैफुद्दीन ऐबक बहतू को कुतलुक खां की उपाधि से के साथ सेना का प्रधान नियुक्त किया, परंतु शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो जाती है और फिर इसके बाद मलिक कुतुबुद्दीन हसन गोरी को नायब लश्कर और मलिक इजुद्दीन कबीर खां एयाज को लाहौर की सूबेदारी दे देती है ना। तो यहाँ पे पोस्ट के बारे में बताया गया कि कैसे चीज़ें चलती हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ पद के बारे में बताया गया या फिर कुछ जो चीज़ें हैं। देखिए नायब लश्कर, हसीबुल्ला महोदय के अनुसार नायब लश्कर का पद रजिया ने शुरू किया था। तो ये भी महत्वपूर्ण है कि नायब लश्कर का पद किसने शुरू किया था, रजिया ने शुरू किया था। कबा और कुला, ये कुबा और कुला होगा, है ना। रजिया सुल्तान ये महिला का वस्त्र त्याग देती और कुबा का मतलब कुर्ता और कुल्हा का मतलब पगड़ी या फिर टोपी धारण करके दरबार में आती थी। अक्टूबर 1240 में कैथल में डकैतों ने रजिया और अल्तोनिया की हत्या कर दी। अल्तोनिया ये एक विद्रोही होता है जिससे रजिया शादी कर लेती अपने सत्ता को बचाने के लिए। बाद में कैथल में इसकी हत्या कर दी जाती है ना। अब आगे यहाँ पर दिया जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत की प्रथम एवं अंतिम महिला शासिका रजिया सुल्ताना थी, है ना। व्यक्तिगत दृष्टि से उसने भारत में पहली बार स्त्री के संबंध में इस्लाम की परंपराओं का उल्लंघन किया और राजनीतिक दृष्टि से उसने राज्य की शक्ति को सरदारों एवं सूबेदारों में विभाजित करने के स्थान पर सुल्तान के हाथों में केंद्रित करने पर बल दिया था। इस प्रकार उसने इल्तुतमिश के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र के सिद्धांत का समर्थन किया जो उस समय की परिस्थितियों में तुर्की राज्य के हित में था। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में तुर्कों का हाथ था। उसने भटिंडा के गवर्नर मलिक अल्तोनिया के नेतृत्व में रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले ही देख रखा है। अब बात करते हैं दोस्तों बलबन की, है ना। तो बलबन के बारे में यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं। देखिए बलबन का मूल नाम दिया है, यहाँ पर बलबन का उपनाम दिया है ना। बलबन के बारे में हम लोग एक एक चीज़ों को समझेंगे। तो ये गुलाम वंश की पहली क्लास रही जिसमें हम लोगों ने रजिया सुल्तान तक की चीज़ों को पढ़ रखा है। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं पीसीएस एग्जाम की तो आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो आप जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेज करते हैं तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।